साल 1914 इतिहास का सबसे खतरनाक और भयानक साल, जिसने सिर्फ दो देशों को ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया को अपनी चपेट में ले लिया था। इस साल ने पूरी दुनिया को झकझोर कर रख दिया था। इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ था जब दुनिया के लगभग सभी देश आपस में एक दूसरे से लड़ पड़े थे। ये वो घटना थी जो कि इंसान को बार बार यह याद दिलाती है कि प्रकृति के खत्म करने से पहले इंसान अपने ही हाथों अपने आप का सर्वनाश कर देगा। ये इंसान के इतिहास की सबसे दर्दनाक और भयानक घटना थी, जिसकी शुरुआत तब हुई थी जब ऑस्ट्रिया हंगरी और सर्बिया के सैनिक आपस में एक दूसरे से भिड़ गए थे। From a pistol shot at Sarajevo, the first of the great modern world wars exploded. And almost overnight, all of Europe was engulfed in conflict. Once the great armies had met head-on, the conflict resolved itself into a desperate struggle to hold this plot of ground, this foot of earth. Military analysts called it positional warfare. इस डिजास्टर के वक्त पूरी दुनिया दो भागों में बट गई थी और इसके बाद इंसान के इतिहास का सबसे बड़ा युद्ध शुरू हो गया। ये इंसान के इतिहास का एक ऐसा युद्ध था जिसमें लोगों को दफनाने के लिए कई देशों की जमीन भी कम पड़ गई थी। यह थी पहली विश्व युद्ध की शुरुआत, द बिगिनिंग ऑफ फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। World power with 65 million soldiers, the first mechanized war of extermination. It will become the seminal catastrophe of the 20th century. ये इतनी खतरनाक और भयानक तबाही थी जिसने सिर्फ लोगों की जान ही नहीं ली बल्कि पूरी दुनिया को इफेक्ट्स किया। इस घटना ने दुनिया को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक हर तरह से गहरी चोट पहुंचाई। ये वो घटना थी जिसे केवल उस समय के जनरेशन ने ही महसूस किया था और उसके दर्द को वही लोग जानते थे जिसने उस भयंकर तबाही को सहा था। और जब तक ये धरती रहेगी, आने वाली जनरेशन भी इस घटना के बारे में जानती रहेगी। इस दर्दनाक और भयानक घटना में लगभग 2 करोड़ लोग मारे गए थे। 28 जून 1914 इतिहास का ये वो दिन था जब इस भयंकर तबाही की शुरुआत हुई थी। इस भयंकर घटना की शुरुआत ऑस्ट्रिया हंगरी और सर्बिया के बीच से शुरू हुई थी। उस समय ऑस्ट्रिया और हंगरी मिडिल यूरोप में एक बड़ा एम्पायर था, बट आज के समय में ये दो अलग अलग देश हैं। उस वक्त ऑस्ट्रिया हंगरी एम्पायर में डुअल मोनार्की सिस्टम था। ये एक ऐसा सिस्टम था जिसमें एक ही एम्परर का 2 अलग अलग एम्पायर पर कंट्रोल था और वहाँ की मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम उसी एम्परर के कंट्रोल में था, जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से ठीक पहले यूरोप के सबसे पावरफुल एम्पायर्स में से एक था। यह दोनों रीजन बाल्कन कहलाता था और इस बाल्कन का पहला भाग कई प्रांतों में बटा था और इस पर ऑस्ट्रिया हंगरी का कंट्रोल था। दूसरी तरफ बाल्कन के इस रीजन में कई सारे इंडिपेंडेंट कंट्रीज थे। इन कंट्रीज में सर्बिया, मोंटेनेग्रो, अल्बानिया, बुल्गारिया और ग्रीस थे। इन सारे प्रोविंसेज में स्लाव जाति के लोग रहते थे और ये सभी स्लाविक लोगों का प्रोविंसेज ऑस्ट्रिया हंगरी के साउथ में था। पूरे यूरोप में स्लाविक लोग फैले थे, लेकिन ये साउथ स्लाविक लोग ऑस्ट्रिया हंगरी के गुलामी से आज़ाद होकर अपना एक स्लाविक नेशन बनाना चाहते थे और सर्बिया और मोंटेनेग्रो के लोग भी इन स्लाविक लोगों को ऑस्ट्रिया हंगरी की गुलामी से आज़ाद कराना चाहते थे, क्योंकि सर्बिया के लोग भी स्लाविक ही थे और ऑस्ट्रिया हंगरी के अधीन स्लाविक लोगों की भाषा और कल्चर सर्बिया के लोगों से मिलती थी। इसी कारण सर्बिया के लोग स्लाविक लोगों को अपना भाई मानते थे। ऑस्ट्रिया हंगरी इन स्लाविक लोगों को अपनी गुलामी से कभी भी आज़ाद नहीं करना चाहता था, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि बाल्कन के स्लाविक लोग मजबूत हो और ऑस्ट्रिया हंगरी को ये भी डर था कि अगर बाल्कन के ये स्लाविक लोग आज़ाद हो गए तो वो पूरे यूरोप में कमज़ोर हो जाएगा। दूसरी तरफ बाल्कन के स्वतंत्र देश अल्बानिया, बुल्गारिया और ग्रीस थे। वे स्लाविक लोगों के लिए डायरेक्टली नहीं लड़े, बल्कि इन देशों का ऑस्ट्रिया हंगरी के खिलाफ अपना अलग मुद्दा था। यही कारण था कि ये तीनों देश ऑस्ट्रिया हंगरी के खिलाफ थे और सर्बिया मोंटेनेग्रो के साथ थे। दूसरी तरफ सर्बिया के अंदर और बाहर दोनों जगह स्लाविक यूथ में विद्रोह की भावना बढ़ने लगी। 28 जून 1914 ऑस्ट्रिया हंगरी का अगला उत्तराधिकारी आर्च ड्यूक फ्रांज फर्डिनांड अपनी वाइफ सोफी के साथ बोस्निया की राजधानी सारायेवो घूमने गए थे। उसी वक्त सर्बिया का एक सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन ब्लैक हैंड ग्रुप के गैव्रिलो प्रिंसिप ने दोनों की गोली मारकर हत्या कर दी। In May 1913, the crowned heads of Europe meet in Berlin for the wedding of the Emperor's daughter Victoria.
They are almost all related, but this harmonious family image is deceptive. The deployment plans of the General Staff are well underway. Above all, the Balkans are a tinderbox in waiting. The Bosnian Serbs push for independence from the Habsburg Empire, from Austria-Hungary. In late June 1914, a Serbian nationalist shoots dead the Austrian heirs to the throne. This is the spark. आर्चड्यूक फ्रांज फर्डिनांड उस वक्त के ऑस्ट्रिया हंगरी के एम्परर फ्रांज जोसेफ फर्स्ट के नेफ्यू थे। इसके तुरंत बाद ऑस्ट्रिया हंगरी ने सर्बिया को इस पूरे हत्या का जिम्मेदार ठहराया। इसके बाद ऑस्ट्रिया हंगरी ने सर्बिया को 48 घंटे का एक अल्टीमेटम दिया और सर्बिया से कई जवाब मांगे गए और उस पर कई कड़ी शर्तें रखी गई। सर्बिया ने ऑस्ट्रिया हंगरी की लगभग सभी शर्तों को मान लिया, लेकिन कुछ शर्तों को नहीं माना। इनमें से एक बड़ी शर्त यह थी कि ऑस्ट्रिया हंगरी का अधिकारी सर्बिया जाकर इस हत्या की जांच करेंगे। इस शर्त को सर्बिया ने अपनी स्वतंत्रता के खिलाफ माना और इस शर्त को ठुकरा दिया। फिर ऑस्ट्रिया हंगरी गुस्सा होकर अपने देश और सर्बिया के बीच किए गए सारे एग्रीमेंट्स को तोड़ दिए और सर्बिया पर युद्ध की घोषणा कर दी। यही था प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत। On July 9th, 1914, the Austrian artillery opens the bombardment of Belgrade. Can war still be avoided? Europe teeters into war. On August 1st, 1914, the German Kaiser announces the general mobilization from his palace in Berlin. So now the sword must decide. Any dithering, any faltering would be treason to the fatherland. At the beginning, there is war euphoria. दुनिया के बाकी सभी देशों का इस युद्ध में आने का सबसे बड़ा कारण अलायंस सिस्टम था। उस वक्त यूरोप में अलायंस हुआ करता था। इस युद्ध में भी दो अलायंसेस थे। पहला डुअल अलायंस था, इसमें जर्मनी और ऑस्ट्रिया हंगरी थे। बाद में इसमें इटली आ गया, फिर यह ट्रिपल अलायंस कहा जाने लगा। दूसरा अलायंस इस युद्ध में ट्रिपल इंटेंट था। इसमें रूस, फ्रांस और ब्रिटेन थे। जब भी कोई देश इन अलायंस में से किसी देश पर हमला करता था तो अलायंस के सभी देश एक साथ मिलकर उस दुश्मन देश से बदला लेते थे। ट्रिपल अलायंस को ही सेंट्रल पावर्स कहा जाता था, क्योंकि ये सभी देश यूरोप के बीचों बीच में स्थित थे और इनका मकसद अपना साम्राज्य बढ़ाना और अपनी ताकत फैलाना था। ट्रिपल अलायंस में जर्मनी, ऑस्ट्रिया हंगरी, ओटोमन एम्पायर और बुल्गारिया थे। इन्हें सेंट्रल पावर्स कहा जाने लगा। दूसरी तरफ ट्रिपल इंटेंट में भी कई सारे देश जुड़ गए। अब ट्रिपल इंटेंट में अमेरिका, जापान, इटली, सर्बिया, बेल्जियम, फ्रांस, रसिया, ब्रिटेन, रोमानिया, ग्रीस और पुर्तगाल थे। इन्हें अलाइड पावर्स कहा जाता था। फाइनल स्टेज में सेंट्रल पावर्स में 4 मेन कंट्रीज थे और अलाइड पावर्स में लगभग 11 कंट्रीज थे। इटली पहले सेंट्रल पावर्स में हुआ करता था, लेकिन बाद में ये अलाइड पावर्स में जुड़ गया, क्योंकि इटली को लगा कि सेंट्रल पावर्स के साथ रहने में उसके देश के लिए अच्छा नहीं होगा। इसलिए बाद में इटली अलाइड पावर्स में जुड़ गया। ये मैप उन सभी देशों का है जिसने फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में भाग लिया था और जिन देशों ने न्यूट्रल पॉलिसी को अपनाया था। इस ब्राउन कलर में सेंट्रल पावर्स के देश थे। इन देशों में जर्मनी, ऑस्ट्रिया हंगरी, बुल्गारिया और ओटोमन एम्पायर थे और इस लाइट येलो कलर में अलाइड पावर्स के देश थे, जैसे रसिया, फ्रांस, ब्रिटेन और बाकी के कई देश। और जो लाइट पिंक कलर में है, इसमें वो सभी न्यूट्रल देश थे जिन्होंने फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में भाग नहीं लिया, जैसे स्पेन, स्विट्जरलैंड और भी कई सारे देश। लग्जमबर्ग फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का हिस्सा नहीं था, वो इस युद्ध में न्यूट्रल कंट्री था। लेकिन जर्मनी ने अपनी सेना और हथियार को फ्रांस तक पहुंचाने के लिए बेल्जियम और लग्जमबर्ग के रास्ते का इस्तेमाल किया था, इसलिए जर्मनी ने 1914 में लग्जमबर्ग पर कब्जा कर लिया। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में दुनिया के लगभग सभी देशों ने भाग लिया था और कई सारे देशों ने न्यूट्रल पॉलिसी को अपनाया था। जब ऑस्ट्रिया हंगरी ने सर्बिया पर युद्ध की घोषणा की, तब सबसे पहले सर्बिया के सपोर्ट में रूस आया, क्योंकि वो सर्बिया का सबसे बड़ा सपोर्टर था और खुद को स्लाव लोगों का सबसे बड़ा प्रोटेक्टर मानता था। और रूस ने अपनी सेना की तैयारी शुरू कर दी। फिर उसके बाद जर्मनी ने रूस की इस तैयारी को ट्रिपल अलायंस के लिए खतरा माना और रूस के अटैक से पहले ही रूस पर युद्ध की घोषणा कर दी।
Over the top, move! Mission there. Keep moving, don't stop. And you, Joe. और जर्मनी ये भी जानता था कि इसके बाद जर्मनी को वेस्ट में फ्रांस और ईस्ट में रूस से लड़ना पड़ेगा। इसलिए जर्मनी ने फ्रांस को भी जल्दी जीतने की सोची और फ्रांस पर भी हमला कर दिया। जर्मनी फ्रांस तक जल्दी पहुंचने के लिए बेल्जियम के रास्ते से जाने का सोचा, इसलिए जर्मनी ने बेल्जियम पर भी हमला कर दिया। उस वक्त बेल्जियम किसी अलायंस का हिस्सा नहीं था, वह न्यूट्रल कंट्री था। जर्मनी के इस फैसले से ब्रिटेन गुस्सा हो गया और जर्मनी का बेल्जियम पर हमले के बाद ब्रिटेन ने जर्मनी पर युद्ध की घोषणा कर दी और उसके बाद एक देश ने दूसरे देशों पर युद्ध की घोषणा शुरू कर दी। फिर इस युद्ध की चिंगारी पूरे यूरोप में फैल गई। कई देशों के साथ अलायंस में जुड़े होने के कारण दुनिया के बाकी देशों को भी इस युद्ध में कूदना पड़ा और इसके साथ कई देशों ने अपनी राजनीतिक और आर्थिक फायदे के कारण भी इस भयानक युद्ध में कूद पड़े। इस दर्दनाक युद्ध में कई देशों के आने का दूसरा कारण साम्राज्यवाद था। कुछ देशों ने ऑस्ट्रिया हंगरी का साथ दिया तो कुछ देश ब्रिटेन, फ्रांस और रूस के सपोर्ट में आए। उस समय यूरोप के कई देशों में दूसरे देशों पर कब्जा करने की होड़ मची थी। इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के बाद यूरोपीय देशों को कच्चा माल चाहिए था और अपने तैयार माल को बेचने के लिए उन्हें नए बाजार की जरूरत थी। यही वजह थी कि ये देश अपने इन्फ्लुएंस एरिया को बढ़ाने के लिए एशिया और अफ्रीका की तरफ बढ़ने लगे। ब्रिटेन और फ्रांस पहले से ही बड़े एम्पायर थे, जबकि जर्मनी, इटली और ऑस्ट्रिया हंगरी भी इस दुनिया में अपनी जगह बनाना चाहते थे। इसी बीच जर्मनी बहुत तेजी से उभर रहा था। वह ब्रिटेन जैसा वर्ल्ड पावर बनना चाहता था और यहीं से शुरू हुई एक खतरनाक दौड़, मिलिटराइजेशन एंड आर्म्स रेस, सैन्य विस्तार और हथियारों की दौड़। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का तीसरा कारण सैन्यवाद था। उस वक्त यूरोपीय देशों में अपनी सेना और हथियार बढ़ाने की होड़ मची थी। फ्रांस और जर्मनी ने अपनी सेनाएं दोगुनी कर ली थी। ब्रिटिश नेवी और जर्मन नेवी के बीच आपस में अपनी सेना को एक दूसरे से ज्यादा ताकतवर बनाने की होड़ लगी थी। यूरोप अब दो भागों में बंट गया था। अमेरिका इस युद्ध में 1917 में शामिल हुआ था। पूरी दुनिया जंग की आग में झुलस रही थी। एक तरफ सेंट्रल पावर्स थे तो दूसरी तरफ अलाइड पावर्स। लेकिन अमेरिका इस युद्ध से दूर था। वो कहता था कि ये यूरोप का झगड़ा है और हमें इस युद्ध में नहीं पड़ना चाहिए। बट वक्त बीते बीते हालात ऐसे बने कि अमेरिका को भी इस युद्ध में कूदना पड़ा। जर्मनी ने कहा था कि जो भी जहाज ब्रिटेन या उसके साथियों की मदद करेगा हम उसे डुबो देंगे। अमेरिका उस वक्त ब्रिटेन और फ्रांस से हथियार और फूड सप्लाई करके अपना व्यापार कर रहा था और कहता था कि हम सिर्फ अपना ट्रेड कर रहे हैं, हम इस युद्ध से दूर हैं। लेकिन बड़ा हादसा तब हुआ जब 1915 में जर्मनी ने ब्रिटिश जहाज ल्यूसिटेनिया को डुबो दिया। इसमें लगभग 1200 लोगों की मौत हुई और इसमें से 100 से ज़्यादा अमेरिकी नागरिक मारे गए। इससे पूरे अमेरिका में गुस्सा फैल गया। इसके बाद भी अमेरिका युद्ध में शामिल नहीं हुआ, लेकिन इसके साथ ही जर्मनी को ये डर था कि अमेरिका इस वॉर में कभी भी शामिल हो सकता है। इसलिए उसने मैक्सिको को भड़काकर अमेरिका को युद्ध में उलझाने और युद्ध में ध्यान भटकाने की कोशिश की। 1846 से 1848 में अमेरिका मैक्सिको वॉर हुई थी, जिसमें अमेरिका ने मैक्सिको से कई रीजन छीन लिए थे। इसी युद्ध का फायदा उठाकर जर्मनी ने मैक्सिको को भड़काया था और जर्मनी ने मैक्सिको को एक सीक्रेट मैसेज भेजा और कहा कि अगर अमेरिका हमारे खिलाफ युद्ध में आता है तो तुम अमेरिका पर हमला करो, हम तुम्हें वो जमीन वापस दिलवाएंगे जो तुमसे छीनी गई थी। अमेरिका ने मैक्सिको से कई रीजन छीन लिए थे और उसमें से 3 क्षेत्र टेक्सास, न्यू मैक्सिको और एरिजोना को जर्मनी ने वापस दिलाने की बात कही थी। इसके बाद अमेरिका का पहले से और ज़्यादा गुस्सा बढ़ गया और अमेरिकी राष्ट्रपति वुडरो विल्सन ने कहा, द वर्ल्ड मस्ट बी मेड सेफ फॉर डेमोक्रेसी। अब दुनिया को लोकतंत्र के लिए सुरक्षित करना होगा। और आखिरकार 1917 में अमेरिका भी इस युद्ध में शामिल हो गया। अब वो भी अलाइड पावर्स के साथ था, ब्रिटेन, फ्रांस और रसिया के साथ, ऑस्ट्रिया हंगरी और जर्मनी के खिलाफ। और अब सवाल ये उठता है कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के समय हमारा देश भारत कहाँ था। 1917 में दुनिया जल रही थी। यूरोप की धरती पर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की आग भड़क चुकी थी। उस वक्त भारत पर ब्रिटिश शासन का कंट्रोल था। ब्रिटेन ने कहा कि अगर इंडिया फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में ब्रिटेन का साथ देगा तो युद्ध के बाद भारत को कुछ राजनीतिक सुधार और स्वशासन का अधिकार दिया जाएगा, यानी अपने देश के कुछ काम खुद करने का हक दिया जाएगा। ब्रिटेन के इस वादे पर भरोसा करके भारत ने ब्रिटेन का पूरी तरह साथ दिया।
करीब 13 लाख भारतीय सैनिक ब्रिटेन की सेना के साथ लड़ाई में भेजे गए। भारत ने पैसा, अनाज, हथियार और यहाँ तक कि हजारों मजदूर भी ब्रिटेन को दिए। उसके बाद जब वॉर खत्म हुआ तो 74,000 भारतीय सैनिक फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में मारे गए। और इसके साथ साथ ब्रिटेन ने अपना वादा नहीं निभाया और राजनीतिक मामलों में आज़ादी तो दूर, भारत पर कई सारे कानून थोप दिए। इस युद्ध का परिणाम ये हुआ कि जर्मनी ने अपने आप को सरेंडर कर दिया। सेंट्रल पावर्स हार गई और अलाइड पावर्स जीत गई। लेकिन असल हार इंसानियत की हुई, जिसमें करीब 2 करोड़ लोगों की मौत हुई। शुरुआत में ऐसा लगा कि जर्मनी जीत जाएगा क्योंकि उसकी सेना यूरोप की सबसे बड़ी सेना थी। लेकिन जब 1917 में अमेरिका युद्ध में उतरा तो पूरा खेल बदल गया। 1918 तक सेंट्रल पावर्स की ताकत टूट चुकी थी। लेकिन ये सिर्फ जीत या हार की कहानी नहीं थी, ये एम्पायर्स के टूटने और नए देशों के जन्म का समय था। सबसे पहले ऑस्ट्रिया हंगरी एम्पायर टूट गया। इस टुकड़े से कई सारे देश बने। इन देशों में ऑस्ट्रिया और हंगरी 2 अलग अलग देश बन गए। चेकोस्लोवाकिया और यूगोस्लाविया, ये दोनों देश भी ऑस्ट्रिया हंगरी एम्पायर के टूटने से बने। बट 1993 में चेकोस्लोवाकिया 2 देशों में बट गया, चेक रिपब्लिक और स्लोवाकिया में। दूसरी तरफ यूगोस्लाविया भी कई देशों में बट गया था। इन देशों में स्लोवेनिया, क्रोएशिया, सर्बिया, कोसोवो, मोंटेनेग्रो, नॉर्थ मैसिडोनिया और बोस्निया और हर्जेगोविना थी। इसके साथ साथ ऑस्ट्रिया हंगरी के कुछ हिस्से इटली, पोलैंड और रोमानिया को दिए गए। उसी वक्त ओटोमन एम्पायर भी गिर गया, जो सदियों से दुनिया की बड़ी ताकत थी। ओटोमन एम्पायर के खत्म होने के बाद कई देश बने। इन देशों में तुर्की, सीरिया, लेबनान, इराक, फिलिस्तीन और जॉर्डन थे। जर्मन एम्पायर भी खत्म हो गया। इसके कुछ इलाके फ्रांस और पोलैंड को दिए गए और जर्मन एम्पायर की सारी फॉरेन कॉलोनीज एलाइड पावर्स को आपस में बांट दी गई। इसी दौरान रूस में भी क्रांति हुई और इसके साथ रूस का भी काफ़ी नुकसान हुआ। लाखों सैनिक मारे गए। लोग महंगाई और भूख से परेशान थे, इसलिए लोगों में बहुत गुस्सा था। उसके शासन के खिलाफ फरवरी 1917 में लोगों ने खुलकर सरकार का विरोध किया और उसके बाद भी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में रूस भाग ले रहा था। और इसके बाद अक्टूबर 1917 में बोल्शेविक पार्टी ने सरकार को सत्ता से हटा दिया। ये क्रांति बोल्शेविक क्रांति कहलाई और यहाँ से सोवियत संघ की शुरुआत हुई। इसी रिवॉल्यूशन के दौरान फिनलैंड, एस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया और पोलैंड बना, जो फिर से एक स्वतंत्र देश बना। 1914 से 1918 तक यानी 4 सालों तक यह लड़ाई चली। लगभग 4 करोड़ लोग इस युद्ध से प्रभावित हुए और करीब 1.5 से 2 करोड़ लोगों की मौत हुई। वास्तव में यह घटना इंसान के इतिहास की सबसे भयानक और दर्दनाक घटना थी, जिसमें करोड़ों सैनिक और सिविलियन की मौत हुई थी। यह घटना हमें बार बार यह याद दिलाती है कि इंसान ही दूसरे इंसान का सर्वनाश करता है और इंसान ही अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारता है। वास्तव में इस घटना में इतनी ज़्यादा लोगों की मौतें हुई थी कि लोगों को दफनाने के लिए कई देशों की ज़मीन भी कम पड़ गई थी। ये घटना दुनिया के इतिहास की बहुत बड़ी घाव थी, जो कि ठीक तो हुआ, लेकिन इस घटना ने और भी कई सारी युद्धों को जन्म दिया। इस घाव का निशान हमेशा के लिए इस धरती पर रह गया, इतिहास के पन्नों में हमेशा के लिए दर्ज किया जा चुका है और ये निशान विश्व के इतिहास से कभी मिट नहीं सकता है। 11 नवंबर 1918 को सीज फायर कर दिया गया और इस सीज फायर को बनाए रखने के लिए कई सारे कानून बनाए गए। इस घटना के बाद जर्मनी को युद्ध के लिए जिम्मेदार ठहराया गया और 1919 में ट्रीटी ऑफ वर्साई के तहत जर्मनी को 132 बिलियन गोल्ड मार्क्स यानी $269 बिलियन का भुगतान करना पड़ा। गोल्ड मार्क्स उस वक्त जर्मनी का करेंसी सिस्टम था और अगर इंडियन रुपीज में बात की जाए तो 22,30,000 करोड़ रुपए का भुगतान करना पड़ा। और इसके साथ साथ जर्मनी ने अपने एम्पायर का 13% हिस्सा खो दिया। उस 13% हिस्से को पोलैंड, फ्रांस, बेल्जियम और डेनमार्क में मिला दिया गया। वास्तव में ये घटना यूरोप को झकझोर कर रख दिया था। यूरोप सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक हर तरह से प्रभावित हुआ। करोड़ों सैनिक और सिविलियन मारे गए। कई लोग हमेशा के लिए डिसेबल हो गए। डिसेबिलिटी एक ऐसी कंडीशन है जो इंसान को उस घटना को कभी भूलने नहीं देती है। वह अपने डिसेबल अंगों को देखकर हमेशा अंदर ही अंदर दुखी रहते हैं। यूरोप में कई गांव और शहर बर्बाद हो गए, आर्थिक व्यवस्था कमजोर हो गई और कई देशों को भारी कर्जा लेना पड़ा।
प्रथम विश्व युद्ध का असर इतना ही नहीं था। ऑस्ट्रिया हंगरी और ओटोमन एम्पायर टूट गए, जर्मनी और रसिया में सत्ता बदल गई और कई इंडिपेंडेंट कंट्रीज बने, जैसे पोलैंड, यूगोस्लाविया और कई दूसरे देश। जिस तरह दुनिया में किसी भी चीज़ का एडवांटेज और डिसएडवांटेज दोनों होता है, उस तरह इस वॉर का भी एडवांटेज और डिसएडवांटेज दोनों हुआ था। इस युद्ध का नुकसान तो हुआ ही, लेकिन इसके कुछ फायदे भी हुए। इस युद्ध का फायदा यह था कि महिलाओं को कई देशों में वोट का अधिकार दिया गया। यूरोप में साम्यवाद का उदय हुआ, जिसका अर्थ था सबका बराबर हक। इसमें प्राइवेट प्रॉपर्टी का अंत हो गया, अमीर और गरीब सब बराबर हो गए। साम्यवाद में हर इंसान अपनी एबिलिटी के अनुसार काम कर सकता था और सर्विस ले सकता था। इसके साथ ही लीग ऑफ नेशन यानी राष्ट्र संघ की स्थापना की गई। यह ऑर्गेनाइजेशन दुनिया को शांति और सुरक्षा देने के लिए बना था, लेकिन इससे यह भी स्पष्ट हुआ कि आने वाला वक्त हथियार और शक्ति के लिए होगा। और सबसे बड़ा असर यह हुआ कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर का बीज भी इसी समय बोया गया। इस अंधकार में दुनिया के लिए सबसे बड़ी सीख भी थी कि लड़ाई चाहे दो इंसानों की हो, दो ग्रुप्स की हो, या दो कम्युनिटीज की हो, या पूरी दुनिया की हो, जंग का नतीजा हमेशा तबाही ही होता है। जो देश उस समय न्यूट्रल रहे, उन्होंने हमें सिखाया कि असल ताकत हथियारों में नहीं, बल्कि शांति बनाए रखने की सोच में होती है। क्योंकि जब इंसान अपनी हदें भूल जाता है तो इतिहास उसे फिर याद दिलाती है कि जंग में कोई नहीं जीतता है, सब कुछ न कुछ हार जाते हैं, सब कुछ बर्बाद हो जाता है।